अध्याय 161 प्राचीन दिव्य आत्मा। ये जियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के हल्के नीले रंग के भ्रामक शरीर को देखा और एक लंबी सांस ली। न केवल उसकी चेतना का सागर दिव्य सागर में विकसित हुआ, बल्कि ये जियाओ अपनी आत्मा में भी परिवर्तन महसूस कर सकता था। इससे पहले जब ये जियाओ ने स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया था तो वह अपनी आंखों से अधिक कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन अब भले ही वह उड़ते जहाज के एक कमरे में बिस्तर पर बैठा था, वह स्वर्गीय मोती में सब कुछ देख सकता था। वह लिटिल येलो को एक बड़े और घने पेड़ के नीचे बैठे हुए देख सकता था, जो अपने हाथ में एक फूल को घूर रहा था। वह 9 मंजिला पगोडा देख सकता था जो एक पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था। वह उस छोटे पहाड़ को देख सकता था जो 12 बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। संक्षेप में, ये जियाओ स्वर्गीय मोती में एक स्थान को छोड़कर सब कुछ देख सकता था, और वह स्थान ऐसा था जहां ये जियाओ कभी नहीं गया था। जब भी ये जियाओ स्वर्गीय मोती में प्रवेश करता है, वह हमेशा सुंदर घास के मैदान में दिखाई देता है। वहां जेड पथ था जो 4 दिशाओं में जाता था। जेड पथ जो पूर्व दिशा में जाता है वह पहाड़ों और नदियों की ओर जाता है। जेड पथ जो पश्चिम दिशा में जाता है वह विशाल जंगल की ओर जाता है। जेड पथ जो उत्तर दिशा में जाता है वह 9 मंजिला पैगोडा की ओर जाता है। और जेड पथ जो दक्षिण दिशा में जाता है, ये जियाओ को नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि वह उस दिशा से कुछ भी महसूस या देख नहीं सकता था। वह भी कभी उस दिशा में नहीं गया, और यहाँ तक कि उसे स्वयं भी इसका कारण नहीं मालूम था कि वह कभी दक्षिण दिशा में क्यों नहीं गया। और अब ये जियाओ स्वर्गीय मोती के भीतर सब कुछ देख सकता था, लेकिन वह ये नहीं देख पा रहा था कि दक्षिण दिशा में क्या है। खैर, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल स्वर्गीय मोती के भीतर देख सकता था, बल्कि अपने विचार मात्र से वह 20 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस भी कर सकता था। उदाहरण के लिए, वह टोंग नियान को देख सकता था जो उस समय उसके बाईं ओर 15 मीटर दूर एक कमरे में अपने दादाजी से बात कर रही थी। ये जियाओ अपनी आत्मा के बारे में और अधिक जानना चाहता था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक और जानकारी आई। प्राचीन दिव्य आत्मा। ये नाम उसके मन में आया। ये जियाओ को तुरंत समझ आ गया कि यह उसकी आत्मा का नाम था जो चेतना के सागर के साथ विकसित होकर दिव्य सागर में बदल गई थी। अप्राचीन दिव्य आत्मा, ये किस प्रकार की आत्मा है? ये जियाओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। प्राचीन दिव्य आत्मा पूरे 9 स्वर्गों में एक प्राचीन और सबसे शक्तिशाली आत्मा है। ये जियाओ ने अचानक एक प्रभावशाली आवाज सुनी जो उसके दिव्य सागर में गूंज उठी। उसके मन में एक अनुमान आया और उसने तुरंत दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की ओर देखा। हाँ, यह दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन था जिसने उसे उत्तर दिया। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये जियाओ को देखा और फिर से कहा, हर युग में प्राचीन दिव्य आत्मा वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार की आत्मा वाला एक युग में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन प्राचीन दिव्य आत्मा वाला एक से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसने आगे कहा, केवल इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्राचीन दिव्य आत्मा कितनी अद्भुत और दुर्लभ है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और कहा, मेरी प्राचीन दिव्य आत्मा कुछ ऐसी चीज है जो आपने मुझे दी है, तो क्या प्राचीन दिव्य आत्मा वाले किसी अन्य व्यक्ति के प्रकट होने की संभावना है? अच्छा सवाल। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के मुंह पर एक मुस्कुराहट निकली जिसने ये जियाओ को एक अजीब सा एहसास कराया। एक ड्रैगन को मनुष्य की तरह मुस्कुराते देखकर उसे अजीब क्यों नहीं लगेगा? एक तरह से आपने जो कहा वह सच है, लेकिन इस युग में आप प्राचीन दिव्य आत्मा वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कारण के लिए आप इतने कमजोर क्यों हैं कि आप नहीं जान सकते? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने एक मुस्कान के साथ कहा जो ये जियाओ की आंखों में बहुत अजीब लग रही थी। फिर नहीं, ये जियाओ ने निराशा में आह भरी। ये पहली बार नहीं था जब ये जियाओ ने ये वाक्य सुना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हर बार कोई न कोई उससे यही कहता कि वह अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत कमजोर है। प्राचीन दिव्य आत्मा एक बहुत ही दुर्जय आत्मा है। प्राचीन दिव्य आत्मा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी आत्मा का हमला आप पर काम नहीं करेगा या आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने एक बार फिर एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, कोई भी आत्मा का हमला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब ये जियाओ ने ये सुना तो वह इस हद तक हैरान रह गया कि उसका मुंह कुछ देर के लिए खुला रह गया। इसका क्या मतलब है, जब कोई भी आत्मा का हमला मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? इसका मतलब है कि वह किसी भी तरह के आत्मा के हमले से प्रतिरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा को चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में उसे कोई शक्तिशाली आत्मा साधक भी मिले जो उससे अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, तो भी वह सुरक्षित रहेगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ये जियाओ के हैरान चेहरे को नहीं देखा,
वह कहता रहा, आप किसी भी प्रकार की साधना तकनीक या मार्शल आर्ट कौशल को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के आत्मा प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल को भी बहुत जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी भी आत्मा प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल या साधना तकनीक की साधना न करें। ये शियाओ को समझ में नहीं आया कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे किसी भी आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल या साधना तकनीक की साधना न करने के लिए क्यों कहा। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से पूछा, क्यों? तुम्हारे इस सुझाव के पीछे क्या कारण है? क्या मेरे लिए आत्मा तकनीक की साधना करना सामान्य बात नहीं है? हाँ, ये सामान्य है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल या आत्मा तकनीक की साधना करने से आपकी आत्मा की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी। मैंने आपको सुझाव दिया कि आप किसी भी आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल या साधना तकनीक की साधना न करें, क्योंकि प्राचीन दिव्य आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। ये विकसित हो सकती है। क्या आपने कहा था कि मेरी आत्मा आगे भी विकसित हो सकती है? ये जियाओ ने चौंक कर दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की ओर देखा और पूछा। हाँ, आपकी आत्मा और भी विकसित हो सकती है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने अपना विशाल सिर हिलाया और बिना रुके वह कहता रहा, हर विकास के साथ आप एक जन्मजात आत्मा कौशल को जागृत करेंगे। क्या आत्मा प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल को विकसित करने की तुलना में जन्मजात आत्मा कौशल प्राप्त करना बेहतर नहीं है? स्वाभाविक आत्मा कौशल। ये जियाओ को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अभी क्या सुन रहा है। आपकी आत्मा अभी प्राचीन दिव्य आत्मा में विकसित हुई है और यह अभी एक नवजात शिशु की तरह है। यदि आप आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल विकसित करने के लिए आत्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो यह आपकी आत्मा की प्रगति को धीमा कर देगा। यह उस समय एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने एक बार फिर कहा, लेकिन इस बार उसने गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। आपने पहले कहा था, हर विकास के साथ। क्या आपका मतलब है कि मेरी आत्मा कई बार विकसित हो सकती है? ये शियाओ ने इस मामले में कुछ देर गहराई से सोचा। हाँ, ये सही है। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मैंने आपको आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल की खेती न करने का सुझाव दिया था? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। मैं सोने जा रहा हूं। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा और अपनी गहरी नीली आंखें बंद कर ली। लेकिन इससे पहले कि ये शियाओ कुछ और कह पाता, उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसे समझ आ गया कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की ओर देखा और फिर अपनी दिव्य इंद्रियों को अपने दिव्य सागर से वापस खींच लिया। फिर वह खड़ा हुआ, कमरे के दरवाजे की ओर चला गया और एक कर्कश ध्वनि के साथ उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर उसने टोंग नियान को खड़ा देखा। बड़ी बहन नियान। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हम 1 घंटे में ग्रैंड जिया साम्राज्य पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो गई है? टोंग नियान ने अचानक कुछ कहा जिसने ये जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। ये शियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि टोंग नियान ये बता सकती है कि उसकी आत्मा मजबूत हो गई है। इससे ये भी पता चला कि टोंग नियान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन सतह पर वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह एक साधारण लड़की हो। तुम बता सकते हो? ये जियाओ ने आश्चर्य से कहा। तुम क्या सोचते हो? टोंग नियान ने उसकी ओर देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। सांस। जब मैं साधना कर रहा था, मुझे अचानक लगा कि मेरी आत्मा मजबूत हो रही है। मुझे इसका कारण नहीं पता। एक आह के साथ ये शियाओ ने स्वीकार किया कि उसकी आत्मा मजबूत हो गई है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसकी साधना तकनीक और ड्रैगन और उसकी आत्मा, ये सभी स्वर्गीय मोती से संबंधित हैं और वह चाहे जो भी हो, स्वर्गीय मोती से संबंधित कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता था। अध्याय 162 ग्रैंड जिया साम्राज्य। जब टोंग नियान ने ये शियाओ की बात सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उसके बहुत करीब चली गई और संदेहास्पद ढंग से बोली, तुम कह रहे हो कि जब तुम साधना कर रहे थे तो अचानक कुछ परिवर्तन हुए और तुम्हें लगा कि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, लेकिन तुम्हें इसका कारण नहीं पता। ये जियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। उसने अपना हाथ उठाया और ये जियाओ की भौहों के बीच में छूने ही वाली थी कि ये जियाओ अचानक कुछ कदम पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि टोंग नियान क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी चेतना के सागर में झांकना चाहती थी। ये जियाओ को डर था कि वह उसके दिव्य सागर के भीतर अंतहीन सागर के बीच में तैरते हुए दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन को खोज लेगी, इसलिए वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया।
टोंग नियान को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि वह जो करने जा रही थी वह अनुचित था। ये शियाओ की अनुमति के बिना वह उसकी चेतना के सागर में झांकने वाली थी। उसे यह जानना होगा कि किसी की चेतना का सागर साधक का सबसे कमजोर और सबसे घातक हिस्सा होता है। किसी अन्य व्यक्ति की चेतना के सागर में देखते हुए यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाना चाहे या यहां तक कि उसे मार डालना चाहे तो ये बहुत आसान होगा। क्षमा करें, जब मैंने आपकी बात सुनी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया और अवचेतन रूप से आपकी चेतना के सागर में झांकना चाहता था। ये केवल गलतफहमी है। टोंग नियान ने जल्दी से ये जियाओ से माफी मांगी। इस समय जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह थोड़ी शर्मिंदा हुई। ये ठीक है, मैं भी आश्चर्यचकित था और अवचेतन रूप से पीछे हट गया। आप आगे बढ़कर इसकी जांच कर सकते हैं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, क्या मैं? जब ये जियाओ ने टोंग नियान को अनुमति दी तो वह आश्चर्यचकित थी। हर कोई किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी चेतना के सागर में झांकने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन ये जियाओ ने उसे अपनी अनुमति दे दी। इससे ये जियाओ का उस पर भरोसा भी दिखा। उसने ये जियाओ को गहराई से देखा और अपना सिर हिलाया। ये शियाओ ने उसे अपने दिव्य सागर में देखने की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि जब वह सोच रहा था कि शायद टोंग नियान ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन को देखा होगा यदि वह पीछे नहीं हटता, तो उसने अपने मन में दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। उसने कहा कि उसके अलावा कोई भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। टोंग नियान ने अपना हाथ बढ़ाया और ये जियाओ की चेतना के सागर को देखने के लिए ये जियाओ की भौहों के बीच में स्पर्श किया। दिव्य सागर। जब उसने ये शियाओ के दिव्य समुद्र को देखा तो वह आश्चर्य से जोर से चिल्लाए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसके दादा भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। जब उन्होंने टोंग नियान के दिव्य समुद्र के नारे को सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत ये शियाओ के कमरे के सामने पहुंच गए जहां ये शियाओ और टोंग नियान दोनों खड़े थे। क्या हुआ? उसने ये जियाओ और अपनी पोती की ओर देखा और पूछा। दादाजी, ये शियाओ, उसने अपना दिव्य सागर जगा लिया है। टोंग नियान ने बड़ी मुश्किल से अपने दादाजी को जवाब दिया। वह इतनी सदमे में थी कि अपने दादा को साफ साफ जवाब भी नहीं दे सकी। जब उसके दादाजी ने टोंग नियान की बात सुनी तो पहले तो वे आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने ये भी जांच की कि टोंग नियान ने जो कहा वह सच है या नहीं। जब उन्होंने आत्मा ऊर्जा से भरे अंतहीन सागर को देखा तो वे भी चौंक गए। तुमने वास्तव में अपने दिव्य सागर को जागृत कर दिया है। उसने ये जियाओ को देखा और कुछ देर रुकने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यह दिव्य समुद्र क्या है? ये जियाओ को पहले से ही दिव्य समुद्र के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछा क्योंकि वह बूढ़े आदमी और टोंग नियान के संदेह को बढ़ाना नहीं चाहता था। जब ये शियाओ ने ये सवाल पूछा तो टोंग नियान ने उसे दिव्य सागर के बारे में बताना शुरू किया। वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और बीच बीच में अपना सिर हिलाता रहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। दिव्य सागर को जागृत करना 9 स्वर्गों तक चढ़ने जितना ही कठिन है, लेकिन अब एक युवक जिसने साधना करते हुए अपने दिव्य सागर को जागृत कर लिया था, उसके सामने खड़ा था। बूढ़े वांग ने वास्तव में एक अच्छे शिष्य को स्वीकार किया है। बूढ़े आदमी टोंग ने अपना सिर हिलाया, संतुष्टि में ये जियाओ को देखा और कहा, ये जियाओ, तुम्हें कुछ आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल विकसित करना होगा ताकि तुम अपने दिव्य सागर का अच्छा उपयोग कर सको। हालांकि हर व्यक्ति आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास कर सकता है और आत्मा प्रकार की साधना तकनीक विकसित कर सकता है, लेकिन वे इसमें उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने तुम हो जिन्होंने पहले ही दिव्य सागर को जागृत कर लिया है। टोंग नियान ने ये जियाओ को देखा और कहा, ठीक है, मैं आत्मा प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल की तलाश करूंगा और उनका अभ्यास करूंगा। ये जियाओ ने टोंग नियान को मना नहीं किया और उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसने सही तौर पर टोंग नियान के सुझाव को स्वीकार कर लिया, लेकिन वास्तव में वह आत्मा प्रकार के कौशल का अभ्यास नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपनी आत्मा को और भी अधिक विकसित करना चाहता था। बूढ़े आदमी टोंग ने इस समय अपनी छुट्टी ले ली और ये जियाओ और टोंग नियान को अकेला छोड़ दिया। हम ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? टोंग नियान ने पूछा। मैं ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में टहलने जाऊंगा और फिर खेती करूंगा। ये जियाओ ने सोचा और कहा, तुम फिर से साधना करना चाहती हो? क्या तुम साधना करते करते थक नहीं गई हो? टोंग नियान लगभग निराश हो गई जब उसने सुना कि ये जियाओ फिर से साधना करने की योजना बना रहा था। ये जियाओ बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। टोंग नियान ने अपना सिर हिलाया और चली गई।
कुछ ही देर बाद उड़ता हुआ जहाज एक बड़े मैदान में उतरा। ये शियाओ चला गया और टोंग नियान उड़ते हुए जहाज से बाहर चला गया। टोंग नियान के दादाजी का बाहर आने का कोई इरादा नहीं था और वे उड़ते हुए जहाज में ही रहे। ये देखकर टोंग नियान ने ये जियाओ को देखा और कहा, तुम जाकर देखो कि ग्रैंड जिया साम्राज्य का शाही शहर कैसा है। मैं जाकर सबसे पहले अपने दादाजी को ढूंढूंगा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया। टोंग नियान ये कहकर चला गया। ये शियाओ ने अपने आसपास देखा और पाया कि वास्तव में कुछ दूरी पर 3 और उड़ने वाले जहाज खड़े थे। इसका मतलब है कि 3 देशों के उम्मीदवार पहले से ही यहां मौजूद होंगे। ये जियाओ उत्साहित था क्योंकि यह पहली बार था जब वह ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में पहुंचा था। वह मैदान से बाहर चला गया। इससे पहले कि वह सुन पाता कि शाही शहर में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। शाही शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैदल यात्रा करनी होगी और उसे उड़ना नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा अपमान था और किसी का सिर कलम कर दिया जाता था। चूंकि वह पहली बार यहां आया था, ये जियाओ कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए वह आज्ञाकारी ढंग से मैदान से बाहर चला गया। इंपीरियल सिटी में कदम रखते ही ये शियाओ को यह एहसास होने लगा कि यहाँ की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से समृद्ध है। दुनिया भर से एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा ये सब इंपीरियल सिटी के केंद्र की ओर इकट्ठा हो रहा था। शाही शहर की देखरेख करने वाले निश्चित रूप से मार्शल पूर्वज क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ होंगे। ये जियाओ ने मन ही मन अपने दिल में सोचा। यह शाही शहर जो हजारों वर्षों से यहाँ था, वहां कम से कम लाखों लोग एकत्रित होते थे। ये शियाओ अपनी आंखों में दिलचस्पी लिए इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऊंची प्राचीन इमारत पर पड़ी। खजाना मंडप। ये ने एक साइनबोर्ड देखा जो अतुलनीय रूप से विशाल था और इमारत के बाहर लटका हुआ था, जिससे एक राजसी आभा निकल रही थी। ये जियाओ इस नाम से अधिक परिचित नहीं हो सकता था। ये जियाओ सीधे ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश कर गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसकी देखभाल करने नहीं आया। यहाँ खजाना मंडप के सेवा कर्मियों ने उन साधकों का स्वागत किया जो अमीर और दबंग लग रहे थे। उन्होंने केवल उस पर ठंडी नजर डाली और जब उन्होंने देखा कि यह एक युवा लड़का था, तो उन्होंने अपनी नजरें वापस खींच लीं। ये नंबर एक व्यापारिक स्थान के रूप में जाना जाता है, ये बस इतना ही है। ये जियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे यहाँ के परिचारकों का व्यवहार पसंद नहीं आया। ये छोटा भाई, वह बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका स्वर वास्तव में काफी अभिमानी है। हालांकि ये जियाओ की आवाज नर्म थी, फिर भी किसी ने इसे सुना। एक ठंडी और खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग की महिला एक तंग पोशाक पहने हुए चली गई। उसका शरीर एक सुंदर और शानदार कपड़े में लिपटा हुआ था। हालांकि उसकी आंखों में घृणा उसे उसके गरिमामय और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व से पूरी तरह से अलग दिखा रही थी। चाहे वह किसी भी तरह की दुकान हो, ग्राहकों की सेवा करना सबसे बुनियादी ज्ञान है। क्या ट्रेजर पवेलियन का अपने मेहमानों का मनोरंजन करने का आधार ठंडी नजर से घूरना है? ये जियाओ ने घमंडी महिला की ओर देखा और कहा। इससे पहले उसने कभी इन सब चीजों की परवाह नहीं की थी, लेकिन अभी किसी कारण से ये जियाओ को बुरा लगा। अध्याय 163। हाउ यू। हे, ये युवा रईस बहुत युवा है और मुझे लगता है कि आप एक छोटे देश से हैं। आप गुप्त क्षेत्र के लिए भी यहाँ हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये ट्रेजर पवेलियन है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से बदनाम कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी अच्छी तरह से सेवा करें, तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। अभिमानी महिला ने अपने लाल होठों को ढांक लिया और हंसते हुए बोली, पूरी तरह से ये जियाओ की अवहेलना की। तो क्या मैं पूछ सकता हूं, तुम्हें किस तरह की ताकत की जरूरत है? ये शियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। उसे यह पसंद नहीं आया कि यह महिला उससे किस तरह बात कर रही थी। शर्त यह है कि आपको 50,000 से ज्यादा कीमत वाली कोई चीज खरीदनी होगी, अन्यथा आपकी साधना कम से कम मार्शल किंग दायरे के 5वें चरण या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप दो में से एक जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करूंगा। लेकिन यदि आप दोनों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर सकते, तो हम यह नहीं कहेंगे कि ट्रेजर पवेलियन की सेवा अच्छी नहीं है। हम उन लोगों के साथ बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे जो महत्वपूर्ण नहीं है। घमंडी महिला ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उसका स्वर उपहास से भरा था। उसके सामने वाला व्यक्ति केवल 16 या 17 साल का लग रहा था। उसके कपड़े साधारण थे और उसकी कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास 10,000 स्पिरिट स्टोन भी नहीं होंगे। जहां तक साधना की बात है, इतनी कम उम्र में लोग कितने ऊंचे हो सकते हैं?
जब तक कोई दिव्य प्रतिभावान न हो, 16 या 17 वर्ष की उम्र में मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण या उससे ऊपर की साधना करना लगभग असंभव है। इससे पहले कि ये जियाओ कुछ कह पाता, अभिमानी महिला ने कहना जारी रखा, यदि आप ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश करने के बाद कुछ भी खरीदना नहीं चाहते हैं, तो बस यहाँ एक नज़र डालें और चले जाएं। चूंकि आप सिर्फ एक गरीब व्यक्ति हैं जो एक नज़र डालने के लिए आए हैं और ट्रेजर पवेलियन की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आप वास्तव में मुझे हंसा रहे हैं। इस समय यहाँ की घटना ने आसपास के लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। आसपास के लोग हंसने लगे और अपनी आंखों में उपहास के भाव के साथ ये जियाओ को देखने लगे। युवा महानुभाव, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ज्यादा विनम्र बनो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और फिर भी वह अंदर आकर इतनी बेशर्मी से बात करने की हिम्मत करता है। अगर यह कोई और दुकान होती तो वे तुम्हें पहले ही बाहर निकाल देते, और सिर्फ हमारे खजाने के मंडप में ही यह सब हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ झंझट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे अभी भी दूसरे लोगों का इंतजार करना है जो कम से कम 50,000 कम ग्रेट स्पिरिट स्टोन की कीमत की कोई चीज खरीद सकते हैं। जल्दी से यहां से निकल जाओ, हमारे काम में बाधा मत डालो। घमंडी महिला ठंडी हो गई, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। वह दबे पांव चली, जैसे वह दूसरों से सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ थी क्योंकि वह ट्रेजर पवेलियन में काम करती थी। यह मोहक कुतिया। ये जियाओ इस घमंडी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सका। इस समय उसे पता चलता है कि जब वह पहली बार एजियो ड्रैगन कंट्री के शाही शहर में ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश करता है, तो उसके साथ टोंग नियान का व्यवहार उसके सामने मौजूद इस घमंडी महिला से 100 गुना बेहतर था। ये शियाओ के दिल में गुस्सा फूट पड़ा। बिना कुछ कहे उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसकी स्थानिक अनुभूति से अनगिनत आत्मा के पत्थर जमीन पर गिरने लगे। हॉल अचानक हिल गया। किसने कहा कि मेरे पास खरीदने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है? ये जियाओ ने घमंडी महिला के बदलते चेहरे को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इस समय अभिमानी महिला सहित हॉल में हर कोई उन आत्मिक पत्थरों से आकर्षित था जिन्हें ये जियाओ ने बाहर फेंका था। क्या ये? घमंडी महिला कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सकी। अगर कोई ग्राहक कुछ खरीदना चाहता है तो क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? जल्दी करो और अपना काम करो, यहाँ के प्रभारी को बुलाओ। ये शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, दूसरे व्यक्ति को बुलाते हुए। यहां तक कि उसके हाव भाव से भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नौकर से बात कर रहा हो। तुम? घमंडी औरत की आंखें ठंडी थीं। मेरे बारे में क्या? अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो मैं कहीं और से खरीद लूंगा। हालांकि अगर तुम बेचने से इनकार करते हो तो ऊपर के बड़े लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, है ना? ये जियाओ के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं गलत थी कि मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करती। युवा मास्टर इस बारे में भूल सकते हैं। अगर यह बात बड़ों तक फैल जाती और उन्हें पता चल जाता कि उसने एक ऐसे मेहमान को भगा दिया है जो एक बड़ा ग्राहक हो सकता है, तो उसे अब खजाने के मंडप में नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, जाओ और अपने बड़े को बुलाओ। ये जियाओ ने अतुलनीय घृणा के साथ कहा और अधिक समझाने में बहुत आलसी था। बहुत बहुत धन्यवाद यंग नोबल। कृपया एक क्षण रुकिए, मैं जाकर किसी बड़े से आपकी देखभाल करने के लिए कहूंगी। अभिमानी महिला ने बोलना समाप्त करने के बाद वह जल्दी से चली गई। उसके चेहरे पर अहंकार बिना किसी निशान के गायब हो गया था, मानो उसे डर था कि अगर वह स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाए तो ये जियाओ उसे छोड़कर चली जाएगी। ये कहना होगा कि थोड़ी ताकत और धन का प्रदर्शन करना वास्तव में लाभदायक था। बहुत जल्द हल्के नीले रंग का लबादा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया और जब उसने जमीन पर हजारों आत्मिक पत्थरों को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य प्रकट हुआ। इस बच्चे के हाथ में वास्तव में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसे ध्यान से देखा। ये शियाओ ने जो फेंका वह सिर्फ 50,000 स्पिरिट स्टोन तक सीमित नहीं था। वहां 50,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे। बुजुर्ग की नजर ये जियाओ की ओर गई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम किस शक्ति से संबंधित हो? ये बूढ़ा आदमी ग्रैंड जिया साम्राज्य में सभी प्रकार की ताकतों को जानता है। अगर तुम्हें कुछ भी अनुपयुक्त लगता है तो मैं बाद में तुम्हारे ऊपर के बुजुर्ग को बधाई दे सकता हूं। खजाना मंडप के बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वास्तव में वही ये शियाओ का परीक्षण कर रहा था कि वह किस संप्रदाय या किस देश से आया है। क्या ट्रेजर पवेलियन में ऐसा कोई नियम है जिसके अनुसार आपको उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जाननी होगी जो यहां से सामग्री खरीदना चाहता है? ये जियाओ ने नाराजगी जताते हुए भौहें सिकुड़ी। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके वह बहुत परिपक्व दिख रहा था, लेकिन इस बुजुर्ग के सामने वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था।
खजाना मंडप के बुजुर्ग ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को मोड़ लिया। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो छोटे भाई। मैं फेंग टैन हूँ, खजाना मंडप का एक बुजुर्ग। इससे पहले कि ये जियाओ कुछ कह पाता, एक युवक की आवाज गूंजी। एल्डर फैन कभी कभार ही दिखाई देते हैं, फिर वे स्वयं मुख्य हॉल में क्यों आए? ठीक इसी समय ट्रेजर पवेलियन के बाहर से एक चमकदार आवाज आई। ये जियाओ ने अपना सिर घुमाया और चमकीले कपड़ों में एक युवक को देखा, जो 20 साल का लग रहा था, 2 नौकरों के साथ ट्रेजर पवेलियन में घुस रहा था। जब अभिमानी महिला और फेंग टैन ने इस व्यक्ति को देखा, तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। युवा मास्टर हाउ यू, आपका स्वागत है। घमंडी महिला के चेहरे पर मुस्कान थी और वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। युवा मास्टर हाउ यू। हॉल में बैठे सभी लोगों ने यह बात सुनी और तुरंत ठंडी सांस ली। आश्चर्य से भरी कई निगाहें उस युवक पर टिक गईं। ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में कुछ कुलीन परिवार थे जिनके पास अत्यंत प्राचीन विरासत थी जो ग्रैंड जिया साम्राज्य की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में थी। यद्यपि इन कुछ महान परिवारों ने कम प्रसिद्धि पाई, फिर भी उनकी शक्ति, स्थिति और महत्व शाही शहर में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। हाओ यू, जिसे यंग मास्टर हाओ यू के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म हाओ परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हुआ था। हाओ यू, ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले से ही हाओ परिवार की गुप्त कलाओं की साधना शुरू कर दी है, उसकी ताकत में बहुत सुधार हो सकता है। कुछ समय पहले इंपीरियल सिटी में मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें चरण में एक व्यक्ति था जिसने उसे नाराज कर दिया था। उस व्यक्ति को हाओ यू ने एक ही चाल में तुरंत मार डाला, जिससे उसका नाम इंपीरियल सिटी में हिल गया। इस समय ये जियाओ ने धीमी आवाज में किसी से बात करते हुए सुना। ये शियाओ उस व्यक्ति की आवाज में डर महसूस कर सकता था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि हर किसी की आंखों में डर और सम्मान भरा हुआ था। हर कोई उससे बहुत डरता था। युवा मास्टर हाउ यू आ गए हैं। आपने मुझे पहले से सूचित क्यों नहीं किया ताकि मैं आपका स्वागत करने के लिए किसी की व्यवस्था कर सकूं? फेंग टैन ने ये जियाओ की बात को टाल दिया और मुस्कुराते हुए चेहरे पर अतुलनीय सम्मान के साथ हाओ यू का अभिवादन किया। ये जियाओ ने फेंग टैन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अध्याय 164 चर्चा। ट्रेजर पवेलियन पूरे एजियोर स्काई महाद्वीप में नंबर 1 व्यापारिक स्थान था। इसकी उत्पत्ति रहस्यमय थी क्योंकि कोई नहीं जानता कि ट्रेजर पवेलियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में ट्रेजर पवेलियन की इस शाखा को फेंग परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। फेंग परिवार को ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में सबसे अमीर परिवारों में से एक के रूप में जाना जाता था। लेकिन फिर भी ये हाओ परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, और हाओ यू हाओ परिवार का युवा स्वामी था। एल्डर फेंग टैन हाओ परिवार के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब जब हाओ यू हाओ परिवार का युवा स्वामी यहाँ था, तो उसने ये जियाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं बस आराम से टहल रहा था, मुझे इतना बड़ा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। मैं हाओ यू एक बहुत ही लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ। ये बोलने के बाद हाओ यू ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और घृणा से भरे चेहरे के साथ जमीन पर पड़े आत्मा के पत्थरों को देखा। केवल ये छोटे छोटे स्पिरिट स्टोन, और इसने एल्डर फेंग टैन को व्यक्तिगत रूप से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। हाओ यू ने एल्डर फेंग टैन को देखा और ऐसे नाक भान सिकुड़ी जैसे जमीन पर पड़े स्पिरिट स्टोन उसकी नजर में कुछ भी नहीं थे। उसने कहा, मैं इस बार यहाँ कुछ चीजें खरीदने आया हूँ। एल्डर फेंग, कृपया मुझे उनसे मिलवाएं। युवा मास्टर हाओ की सेवा करने में सक्षम होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। फेंग टैन का चेहरा विनम्रता से भरा था और ये जियाओ के प्रति उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। यद्यपि ये जियाओ ने फेंग टैन को आश्चर्यचकित कर दिया और उसे ये जियाओ से सौम्य स्वर और अभिव्यक्ति के साथ बात करने के लिए मजबूर किया, लेकिन हाओ यू के प्रति ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी की सेवा कर रहा था। क्या ट्रेजर पवेलियन के सभी लोगों में ऐसी गुलाम प्रकृति है? ये शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द तुरंत फेंग टैन ने सुने और उसका चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार हो गया। ये बच्चा, उसके शब्द वाकई बहुत क्रोधित करने वाले थे। ये शियाओ को खुद भी नहीं पता था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। ग्रैंड जिया साम्राज्य में आने से पहले वह एक शांत व्यक्ति की तरह था। सभी के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने कभी भी परेशानी पैदा करने की पहल नहीं की। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि खजाने के मंडप में प्रवेश करने के बाद कोई भी उसे प्राप्त करने के लिए नहीं आया, तो न जाने क्यों उसके दिल से क्रोध फूट पड़ा। वह स्वयं अपने व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित था। क्या तुम मौत को दावत दे रही हो? क्या तुम नहीं देखती कि बड़े फेंग युवा मास्टर हाओ की सेवा कर रहे हैं? इससे पहले किसी ने भी युवा मास्टर हाओ का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। यह अभिमानी महिला थी जिसने ये कहा था।
हाओ यू को ट्रेजर पवेलियन में प्रवेश करते देखकर ये जियाओ द्वारा पैदा की गई पिछली घबराहट बहुत पहले ही गायब हो गई थी। फैंग टैन और हाओ यू दोनों इस समय मौजूद थे, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी ताकि हाओ यू सुन सके, और कहा कि कोई भी हाओ यू के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा ताकि उसे लगे कि ये जियाओ उसे उकसा रहा है। कहना ही पड़ेगा कि इस महिला के विचार बहुत बुरे थे। ये शियाओ की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर का खजाना मंडप वास्तव में एक घमंडी था। हाओ यू की उच्च स्थिति और पृष्ठभूमि के कारण उन सभी को उसकी सेवा करनी थी, दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी थी। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। ताकत का असर कहीं भी देखा जा सकता था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? हाओ यू को उस घमंडी महिला ने सफलतापूर्वक धोखा दिया। उसने ये जियाओ को बर्फ की तरह ठंडे भाव से देखा और पूछा, बेशक मैं आया हूं। मैं यहां पहले आया हूं, तुम नहीं। ये शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? हाओ यू ने एक बार फिर ठंडे स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, ये शियाओ ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में हाओ यू ने पूछा था। हंफ, क्या आप जानते हैं कि युवा मास्टर हाओ यू ग्रैंड जिया साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक है? वह हाओ परिवार का युवा मास्टर है जो पूरे ग्रैंड जिया साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप अभी भी एक छोटे से देश से संबंधित हैं। युवा मास्टर हाओ की नज़र में आप एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं हैं। हाओ यू के जवाब का इंतजार किए बिना घमंडी महिला ने खुद ही कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह हाओ यू के बारे में बता रही थी, वह भी उत्साहित हो गई। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा यह आदमी सिर्फ एक मूर्ख है। वह युवा मास्टर हाओ को जानता भी नहीं था और उसे जरा भी अनुभव नहीं था। जब तक वह हाओ यू की अच्छी तरह से सेवा करती है और यदि वह हाओ यू को जीत लेती है तो वह बड़ी मात्रा में दुर्लभ और कीमती वस्तुएं प्राप्त कर सकती है जो उसकी साधना को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आपने अपने ग्राहक को सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि वह हाओ परिवार से था। क्यों? क्या वह आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है? ये जियाओ की नज़र बर्फ की तरह ठंडी हो गई। खजाने के मंडप में बैठे बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे। एक हाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और दूसरा एक अनजान बच्चा था। मूर्ख भी जानता होगा कि किसकी सेवा करनी है। तुम्हारे शब्द। फैंग टैन ने भौहें सिकोड़ी। जो कोई मूर्ख नहीं था वह समझ सकता था कि ये जियाओ वास्तव में उस सवाल को इतना सीधा पूछकर ट्रेजर पवेलियन का मजाक उड़ा रहा था। कुछ बातें ऐसी थीं जो तब तक ठीक रहती जब तक कि सभी को उनके बारे में पता होता, उन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता तो भी इसका ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा पर कुछ असर पड़ता। जितना अधिक फैंग टैन ने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि ये जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मेरे शब्दों के बारे में क्या? ये जियाओ ने बड़े फैंग टैन को देखा और अपनी ठंडी आवाज में पूछा। अब तुम बहुत आगे जा रहे हो। इस समय हाओ यू आगे आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस देश से आए हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाओ यू के सवालों का जवाब देने के बजाय ये शियाओ ने पूछना शुरू कर दिया। अध्याय 165 क्रोधित हाओ यू। ये जियाओ एक बार फिर अपने व्यवहार से आश्चर्यचकित था। यदि यह पहले होता तो वह हाओ यू के सवालों का सच्चाई से जवाब देता, लेकिन अभी किसी कारण से, यद्यपि वह जवाब देना चाहता था, वह नहीं दे सका। वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन किसी कारणवश वह कुछ और कहना चाहता था जबकि वह कुछ और कह रहा था। क्या हो रहा है? मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं? क्या गलत है मेरे साथ? उसके मन में कई सवाल उठे लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया। इस समय उसने अपने दिव्य सागर से दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। जब ये जियाओ ने सुना कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने क्या कहा तो वह कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ विलय से पहले यह जियाओ एक छोटे बच्चे की तरह था जिसने दुनिया नहीं देखी थी। उसका व्यवहार एक बच्चे जैसा था। वह हर बार बहुत ईमानदार था। उसके पास एक सच्चे साधक का दिल नहीं था। लेकिन अगर उसे एक दिन एक महान प्रलय का सामना करना पड़ा और अगर यह इसी तरह जारी रहा तो ये जियाओ निश्चित रूप से प्रलय पर काबू पाने में विफल रहेगा। अतः उसे प्रशिक्षित करने और उसका हृदय एक सच्चे साधक जैसा बनाने के लिए स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन कुछ ऐसा कर रहा था जिसके कारण वह इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था। क्या ऐसा कुछ करना आवश्यक है? ये जियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से पूछा। यह बिल्कुल आवश्यक है। यदि आप साधना का मार्ग नहीं सीखते हैं और आपके पास सच्चे साधक का हृदय नहीं है तो यदि स्वर्ग आप पर दोबारा आक्रमण करे तो आप उसका सामना कैसे कर पाएंगे?
दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उत्तर दिया। इसमें आगे कहा गया है, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यदि तुम नहीं बदलोगे तो एक दिन अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण तुम्हें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। वर्तमान मामले को ही ले लो। यदि यह पहले की बात होती तो तुम उस हाओ यू नामक बदमाश को अपना नाम और देश बता देते, है न? ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह सच था। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा, अब जब तुमने हाओ यू के साथ दुश्मनी बना ली है तो कौन जानता है कि वह बदला लेने के लिए तुम पर हमला करना चाहेगा। वह एक बड़े परिवार से है और उसके पीछे की ताकत छोटी नहीं है। अगर उसने हमला किया तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारा देश भी तुम्हारे कारण खतरे में पड़ जाएगा। अगर वह बदला लेना चाहे और आपके देश पर हमला करे या आपके करीबी लोगों पर हमला करे तो आप क्या कर सकते हैं? उस समय आप क्या करेंगे? इसलिए इस तरह की स्थिति में अपनी जानकारी उजागर न करना ही बेहतर है। ये शियाओ ने ये सुनने के बाद कुछ देर सोचा और कहा, अगर वह ऐसा करेगा तो चाहे मुझे उसे मारने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। हे, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत सरल है। मान लीजिए कि अगर तुम उसे मार भी दोगे तो क्या होगा? तुम उन मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते जो तुम्हारे कारण उसके द्वारा मारे गए थे। अगर तुम उसे अपना और अपने देश का नाम नहीं बताते तो कम से कम तुम्हारे करीबी लोग तो सुरक्षित रहेंगे। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। उसने दिव्य सागर के भीतर से ये जियाओ को देखा और फिर से कहा, मैंने तुम्हें जो बताया वह केवल एक उदाहरण है। ऐसी कई और स्थितियां या दुर्घटनाएं हैं जो तुम्हारी एक मूर्खतापूर्ण कार्रवाई से घटित हो सकती हैं। मैं समझता हूं। जब ये शियाओ ने इसके बारे में गहराई से सोचा तो उसे पता चला कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने जो उसे बताया था वह सच था। मैं खुद को बदलूंगा, ये जियाओ ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा। अच्छा, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने संतोष में अपना सिर हिलाया और चुप हो गया। ये जियाओ भी इस समय अपने होश में वापस आ गया। उसने हाओ यू को देखा और फिर अपनी नजरें एल्डर फैंग और घमंडी महिला की ओर घुमाई। इस समय उनकी निगाह इतनी तेज थी कि इन तीनों लोगों के दिल कुछ देर के लिए तेजी से धड़कने लगे। तुम अच्छे हो। तुमने वास्तव में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। हाओ युए को और भी गुस्सा आया जब उसने देखा कि जब उसने इस बदमाश की आंखों में देखा तो वह एक पल के लिए वास्तव में डर गया था। मुझे पता है कि मैं अच्छा हूं और मैं तुमसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई इस बड़े फैंग और उस कुतिया की तरह है? ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चून की ट्रेजर पवेलियन मेरे साथ व्यापार नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं यहां से चला जाता हूं। ये कहने के बाद ये जियाओ ने सभी आत्मिक पत्थरों को अपनी स्थानिक अंगूठी में वापस संग्रहित किया, वापस मुड़ा और जब उसने एक आवाज सुनी तो वह जाने वाला था। इंतजार। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हाओ यू थी। अब तुम क्या चाहते हो? ये शियाओ ने आलस से कहा। अभी मुझसे माफी मांग लो वरना तुम इसका अंजाम नहीं भुगत पाओगे। हाओ यू ने ये शियाओ की सुस्ती देखकर भड़क गया। उसने खुद को शांत किया और ये शियाओ से माफी मांगने को कहा। हे, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये कहने के बाद ये जियाओ निर्णायक रूप से चला गया। युवा मास्टर हाओ, उस बदमाश ने आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? घमंडी महिला ने एक बार फिर हाओ यू के दिल से खेलने की कोशिश की। वह हाओ यू के हाथ का इस्तेमाल करके ये शियाओ को मारना चाहती थी। जब ये जियाओ ने जाने से पहले उससे कुतिया कहा तो वह क्रोधित हो गई। हाओ यू पहले से ही बहुत गुस्से में था। जब उसने घमंडी महिला की बात सुनी तो वह और भी क्रोधित हो गया। वह जानता था कि यह महिला उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि ये शियाओ के लिए चीजें मुश्किल हो जाएं। पाओ! एक जोरदार आवाज गूंजी जब सभी ने देखा कि एक आकृति उड़ गई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसमें कुछ दांत भी मिले हुए हैं। ये वह अभिमानी महिला थी जिसे हाओ यू ने थप्पड़ मारा था। युवा मास्टर हाओ, आप चुप रहो, कुतिया! हाओ युए ने घमंडी महिला को देखते हुए जोर से चिल्लाया। अध्याय 166, बर्फ का टुकड़ा। वह घमंडी महिला तुरंत शांत हो गई। इस समय वह जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हाओ कुन! हाओ यू चिल्लाया। हाँ, युवा गुरु! हाओ यू के पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। वह हाओ यू के साथ यहां आए 2 अनुयायियों में से एक था। जाओ और पता लगाओ कि वह बदमाश कौन था और किस देश का है। हाओ यू ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, युवा स्वामी, मैं जा रहा हूं।
ये कहने के बाद हाओ कुन नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खजाना मंडप से बाहर चला गया। बड़े फैंग, चलो जारी रखें, हाओ यू ने कहा और बड़े फैंग के साथ खजाना मंडप की दूसरी मंजिल पर चला गया। खजाना मंडप से बाहर आने के बाद ये जियाओ इधर उधर भटकने लगा, इस बात से अनजान कि हाओ यू ने अपने लोगों में से एक को उसके बारे में जानकारी खोजने के लिए भेजा था। जब वह घूम रहा था तो उसने लोगों की एक बड़ी भीड़ को एक निश्चित दिशा में जाते देखा। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये जियाओ ने 20 साल के एक युवक को रोका और उत्सुकता से पूछा। उस युवक ने ये जियाओ को देखा और जब उसने ये जियाओ के सरल और साधारण कपड़े देखे तो ये जियाओ को जवाब दिए बिना वह अपने रास्ते पर चलना जारी रखता है। ये शियाओ ये देखकर अवाक रह गया। उसने फिर किसी से कुछ नहीं पूछा, वह भी लोगों की भीड़ के साथ चलने लगा। रास्ते में उसने लोगों के बीच की बातचीत सुनी और पता लगाया कि इतने सारे लोग एक निश्चित दिशा में क्यों चल रहे थे। पता चला कि सभी लोग शाही उद्यान में जा रहे थे। शाही परिवार ने बर्फ के पहाड़ से कई बड़े बर्फ के टुकड़े खोदे। जब शाही परिवार के लोग बर्फ के पहाड़ पर रोमांच के लिए गए तो वे बर्फीले तूफान में फंस गए। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे लेकिन फिर भी कई लोग मर गए। बर्फीला तूफान थमने के बाद उन्होंने बर्फ के पहाड़ की सतह पर कई बड़े बर्फ के टुकड़े देखे। उन लोगों ने जल्दी से ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट को वापस सूचना दी और सम्राट ने सभी बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। बड़े बर्फ के टुकड़े इकट्ठा करने के बाद वे उन्हें वापस लाए और इंपीरियल गार्डन में रख दिया। जब उन्होंने कुछ बर्फ के टुकड़े तोड़े तो उन्हें पता चला कि कुछ बड़े बर्फ के टुकड़ों में खजाना छिपा है। ये देखकर सम्राट की अनुमति से शाही परिवार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और ग्रैंड जिया साम्राज्य के लोग बर्फ के टुकड़े खरीद सकते थे और अपनी किस्मत आजमा सकते थे। यदि कोई भाग्यशाली हुआ और उसे कोई खजाना मिल गया तो वह खजाना उस व्यक्ति का होगा जिसने शाही परिवार से बर्फ के टुकड़े खरीदे थे। ये जियाओ भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनके पीछे चला आया। चूंकि यह कार्यक्रम शाही परिवार द्वारा आयोजित किया गया था इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचने के बाद ये जियाओ उत्साहित हो गया क्योंकि वह भी एक बड़े महल के सामने आ गया। बर्फ के टुकड़ों से संबंधित मामले के बारे में पता चलने पर कई लोग बर्फ पर्वत पर गए लेकिन उन्हें वहां कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं मिला। सभी बर्फ के टुकड़े शाही परिवार के लोगों द्वारा पहले ही वापस लाए जा चुके थे। जब ये शियाओ वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। वह अंदर गया और चेकपॉइंट पार करके जहां 2 गार्ड पहरा दे रहे थे वह इंपीरियल गार्डन में पहुंचा। बाहर से देखने पर शाही उद्यान स्पष्ट नहीं था लेकिन अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि शाही उद्यान एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसा था। यह एक बहुत बड़ा उद्यान था जहां अलग अलग पेड़ लगे हुए थे। वहां एक चौड़ी सड़क थी जो सीधे उद्यान की गहराई तक जाती थी। ये जियाओ सीधे गया और एक जगह पर पहुंचा जो कई बड़े बर्फ के टुकड़ों से भरा था। वहां बहुत से लोग जमा थे जो बर्फ के टुकड़ों को देख रहे थे। वे बर्फ के टुकड़ों के आर पार देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यदि कोई खरीदना चाहता है तो ये सब उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि उसे खजाना मिल पाता है या नहीं। वहां आलीशान वस्त्र पहने हुए कई साधक भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से अपनी किस्मत आजमाने आए थे और देखना चाहते थे कि क्या वे बर्फ के टुकड़ों से कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ये शियाओ ने भी उत्सुकता से बर्फ के टुकड़ों को देखा। उसे सतह पर कुछ भी नजर नहीं आया। उनकी सतह पर तरह तरह के अजीबोगरीब पैटर्न थे। अगर उसे पता लगाना था कि अंदर क्या है तो उसे उन्हें काटना होगा। इसके अलावा इसमें एक ऐसी प्रक्रिया भी शामिल थी जो असंख्य साधकों को पागल कर देती थी और वह थी बर्फ के टुकड़ों पर जुआ खेलना। इंपीरियल गार्डन में प्रवेश करने वाले साधकों को बर्फ के टुकड़े चुनने के लिए अपनी आंखों पर निर्भर रहना पड़ता था। हर बर्फ के टुकड़े में खजाना नहीं होता। मुझे ये बर्फ का टुकड़ा चाहिए। जब ये जियाओ उत्सुकता से बर्फ के टुकड़ों को देख रहा था तो उसने सामने से एक तेज आवाज सुनी जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये जियाओ ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक बर्फ के टुकड़े के सामने खड़ा था जो एक व्यक्ति जितना लंबा था और इस बर्फ के टुकड़े की कीमत 10,000 कम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी। यह कोई कम कीमत नहीं थी। गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री जैसे दूसरे दर्जे के देश में भी बहुत से लोगों के पास स्पिरिट स्टोन नहीं होते, लेकिन यहाँ ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा स्पिरिट स्टोन थी और इस वजह से यहाँ हर एक व्यक्ति के पास स्पिरिट स्टोन है। लेकिन फिर भी ये कीमत अभी भी बहुत अधिक थी। कई लोगों ने इसे घेर लिया ये देखने के लिए कि क्या ये बर्फ का टुकड़ा किसी चीज को काट सकता है।
ये शियाओ भी उत्सुकता से ऊपर गया। उसके चारों ओर हो रही चर्चाओं के बीच उसने ध्यान से बर्फ के टुकड़ों को देखा, लेकिन उसे निराशा हुई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बर्फ के टुकड़ों के माध्यम से देखने में असमर्थ था। मेरे 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर। अचानक ये जियाओ ने एक उदास आवाज सुनी। उसने उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि यह वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने अभी अभी एक आइस क्यूब खरीदा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस अधेड़ व्यक्ति को खरीदे गए बर्फ के टुकड़े से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अध्याय 167 टकराव। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने दूसरों की उपेक्षा करते हुए बर्फ के टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। यहां बहुत सारे बर्फ के टुकड़े थे। अचानक ये शियाओ को अपने दिव्य सागर में थोड़ी हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया और देखा कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन वास्तव में एक निश्चित बर्फ के टुकड़े को देख रहा था। ये जियाओ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन जिस बर्फ के टुकड़े को देख रहा था, वह एक छोटा और साधारण दिखने वाला बर्फ का टुकड़ा था। यहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी इस बर्फ के टुकड़े को एक बार से ज्यादा नहीं देखा। ये जियाओ समेत लगभग सभी लोगों को लगा कि इस छोटे से बर्फ के टुकड़े में कुछ खास नहीं है। ये बर्फ का टुकड़ा खरीदो, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये बर्फ का टुकड़ा खरीदूं? क्या इसमें कुछ खास बात है? ये शियाओ ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की ओर देखा और पूछा। बस इसे खरीद लो और ध्यान रखो कि बर्फ का टुकड़ा यहां न कटे। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने ये शियाओ को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने बस वही कहा जो उसे कहना था और फिर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन जवाब नहीं देना चाहता, ये जियाओ ने उसे परेशान नहीं किया। वह छोटे बर्फ के टुकड़े के सामने पहुंचा और बोला, बॉस, मैं ये बर्फ का टुकड़ा ले लूंगा। क्या आप सचमुच ये बर्फ का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं? यहां बर्फ के टुकड़े बेचने का काम एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कर रहा था। मुझे यकीन है कि मैं यही चाहता हूं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये जियाओ को देखा और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं बर्फ के टुकड़े काटने में आपकी मदद करूं? नहीं, मैं इसे वैसे ही ले लूंगा। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और आत्मा के पत्थरों का भुगतान करने के बाद उसने 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर छोटे बर्फ के टुकड़े को संग्रहित किया। छोटा बर्फ का टुकड़ा खरीदने के बाद वह दूसरे बर्फ के टुकड़ों को देखने लगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये जियाओ ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसी समय एक युवक अपने आदमियों के साथ इंपीरियल गार्डन में पहुंचा। इससे पहले उसने हाओ कुन को ये जियाओ के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन कई चैनलों से गुजरने के बाद भी वह ये जियाओ के बारे में पता लगाने में असमर्थ था। वह केवल ये पता लगाने में सक्षम था कि ये जियाओ एक बूढ़े आदमी और एक जवान औरत के साथ गुप्त क्षेत्र के लिए यहां आया था, लेकिन वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि वह बूढ़ा आदमी और युवती कौन थे या वे कहां से आए थे। उसने हाओ यू को ये सारी बातें बताईं और हाओ यू तुरंत गुस्से से भड़क उठी। आखिरकार वह भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए शाही उद्यान में आ गया। इंपीरियल गार्डन में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने वहां आए लोगों के बीच एक जानी पहचानी आकृति देखी। वह आकृति बर्फ के टुकड़ों की व्यवस्थित व्यवस्था को देखने में ध्यान लगा रही थी। ये व्यक्ति ये जियाओ था। ये जियाओ को देखते ही उसकी आंखों में एक बेहद ठंडा भाव प्रकट हुआ। कुछ समय पहले उसे ट्रेजर पवेलियन में ये जियाओ द्वारा अपमानित किया गया था। हाओ यू इन दोनों लोगों से नफरत करता था। बेटे, तुम भी यहां हो। ये जियाओ अभी भी बर्फ के टुकड़ों को देख रहा था जब उसने एक आवाज सुनी जो उसकी ओर निर्देशित लग रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे हाओ यू का गुस्सा भरा चेहरा दिखाई दिया। अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने अभी अभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कुत्ता नहीं बल्कि यंग मास्टर हाओ था। ये जियाओ का मुंह तीखा था क्योंकि उसने एक बार फिर हाओ यू का उपहास किया। बेटे, अपना मुंह साफ करो और ठीक से बोलो। हाओ यू ने बहुत गुस्से वाला भाव दिखाया और ये शियाओ को घूर कर देखा। उसने गुस्से में कहा, बेटे, यह मत सोचो कि तुम मुझे बार बार अपमानित कर सकते हो और मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये शियाओ और हाओ यू के बीच टकराव को देखकर आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे उनके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। ये व्यक्ति कौन है जो युवा मास्टर हाओ यू से इस तरह से बात कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मौत का डर नहीं है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह बदमाश कहां से आया है, लेकिन वह अपनी बातों में बहुत ही दबंग था।
ग्रैंड जिया साम्राज्य में पहुंचने के बाद ये जियाओ का व्यवहार अचानक बदल गया। हालांकि बहुत से लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहे हों, लेकिन इससे ये जियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वे शांत और संयमित बने रहे। हाओ यू तुरंत ये शियाओ को मारना चाहता था, लेकिन वह यहाँ कोई कदम उठाने में असमर्थ था। यह शाही उद्यान था। यहाँ लोगों को मारना और उन्हें कोई सम्मान न देना शाही परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के बराबर था। और भले ही वह हाओ परिवार से आता हो, फिर भी अगर वह यहाँ परेशानी पैदा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये जियाओ ने हाओ यू को नजरअंदाज कर दिया और फिर से उससे परेशान नहीं हुआ। उसने एक बार फिर यहाँ बर्फ के टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने यहाँ बारूद की गंध आने के बारे में नहीं सोचा था। तभी एक अनोखी और मनमोहक आवाज सुनाई दी। इंपीरियल गार्डन के एक मिहराब में 18 या 19 साल की एक युवती दिखाई दी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। इस समय यहाँ मौजूद लगभग हर मार्शल आर्टिस्ट इस युवती की ओर आकर्षित था। उनकी निगाहें उसके शरीर पर थीं, जो परमानंद के भाव प्रकट कर रही थीं। वह युन जियानर थी, युन परिवार की युवती जो हाओ परिवार के समान स्तर पर थी। ऐसी अफवाह थी कि युन जियानर एक ऐसी सुंदरी थी जो शहरों और राष्ट्रों को ध्वस्त कर सकती थी। अनगिनत लोगों ने अपनी लार निगल ली। इस तरह की महिला को असाधारण कहा जा सकता है। उसकी हर हरकत और हाव भाव अंतहीन कल्पनाओं को जन्म देती थी। यू जियानर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब हाओ यू ने यू जियानर को यहाँ देखा तो उसका चेहरा जो पहले से ठंडा था और भी ठंडा हो गया। उसने यहाँ युन जियानर से मुठभेड़ के बारे में नहीं सोचा था। हाओ और युन परिवार दोनों एक दूसरे के साथ टकराव में हैं और वे दूसरे परिवार का सफाया करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि दोनों परिवारों की ताकत एक जैसी है, इसलिए वे एक दूसरे को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अध्याय 168 सच्चा ड्रैगन का खून। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं है? जब युन जियानर ने हाओ यू की बात सुनी तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कहने के बाद हाओ यू ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने ये जियाओ को ठंडे नजर से देखा और उसे बर्फ के टुकड़ों को उत्सुकता से देखते हुए देखकर उसने नाक सिकोड़ी और उन बर्फ के टुकड़ों को भी देखने लगा। युन जियानर ने भी हाओ यू की परवाह नहीं की। वह ये जियाओ की ओर चली गई, उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह युवा रईस कौन है? ये जियाओ ने उसकी तरफ देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन झाओ यूफेई की तुलना में वह अभी भी थोड़ी कमतर थी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चर्चा करनी है? ये शियाओ ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने एक प्रश्न पूछा। नहीं। युन जियानर पहले तो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। तो कृपया मुझे परेशान मत करो। ये कहने के बाद ये जियाओ अलग बर्फ के टुकड़े की ओर चला गया। हा, युवा महिला जियानर कैसा रहा? युन जियानर के साथ ये जियाओ का व्यवहार देखकर हाओ यू जोर जोर से हंसने लगी। आप? युन जियानर हाओ यू और ये शियाओ को देखकर क्रोधित हो गई। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह था, ये बदमाश बहुत ही घृणित है। बच्चा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? युन जियानर खुद को रोक नहीं सका और ये जियाओ के सामने पहुंचा और पूछा। युन शियानेर बहुत गुस्से में थी। न केवल इस बदमाश ने उसे मुंह नहीं दिखाया, बल्कि हाओ यू ने भी उसका मजाक उड़ाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये जियाओ ने युन जियानर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, बॉस, मैं यह आइस क्यूब ले लूंगा। ये जियाओ ने एक आइस क्यूब की ओर इशारा किया जो बहुत अजीब लग रहा था। न केवल आइस क्यूब बड़ा था, बल्कि इस आइस क्यूब की ऊपरी सतह पर वास्तव में कमल का पैटर्न भी बना हुआ था, जबकि आइस क्यूब का पिछला हिस्सा पूरी तरह से काला था। इस बर्फ के टुकड़े की कीमत आपको 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर पड़ेगी। मध्यम आयु वर्ग के उस व्यक्ति ने कहा जो बर्फ के टुकड़े बेचने का काम करता था। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया, अपनी स्थानिक अंगूठी से 50,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को दे दिया। क्या आप बर्फ का टुकड़ा काटना चाहेंगे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। हाँ सर। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। हे, आप देखेंगे इस बर्फ के टुकड़े में कुछ भी नहीं होगा। युन जियानर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा, उसने उसे अनदेखा कर दिया और उस बर्फ के टुकड़े को देखा जो उसने अभी खरीदा था, जिसे मध्यम आयु वर्ग का आदमी काटने वाला था। इस बार यह दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन नहीं था जिसने उसे यह बर्फ का टुकड़ा खरीदने के लिए कहा था। ये वह था जिसे लगा कि इस बर्फ के टुकड़े में कुछ है, इसलिए उसने इसे खरीद लिया।
अधेड़ उम्र के आदमी ने बर्फ के टुकड़े काटने शुरू कर दिए। श्वा जैसे ही बर्फ के टुकड़े को काटा गया, वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक भयानक दबाव पड़ा, जिसमें अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी शामिल था। वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों को भयानक दबाव महसूस हुआ, जिसके कारण दो लोगों को छोड़कर सभी हिलने में असमर्थ हो गए। वे दो लोग ये शियाओ और एक लड़की थे जिसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। ये शियाओ को यह दबाव महसूस नहीं हुआ क्योंकि यह भयानक दबाव उस पर दबाव नहीं डाल रहा था। ड्रैगन की आभा जैसे ही बर्फ का टुकड़ा काटा गया, ये शियाओ ने तुरंत उस आभा को पहचान लिया जिसने सभी को दबा दिया था। यह एक ड्रैगन की आभा थी। उसने अपने आसपास देखा और उस युवा लड़की को देखा जो आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। वह ये शियाओ की ओर चली गई और उसके पास खड़ी हो गई। फिर उन दोनों ने बर्फ के टुकड़े को देखा जो खुला हुआ था। कुछ गहरे लाल धब्बों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। सच्चा ड्रैगन का खून। ये शियाओ के मन में एक आवाज गूंजी। ये शियाओ जानता था कि ये दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन था जिसने उसके मन में ये कहा था। एक सच्चे ड्रैगन का खून। यहाँ लगभग 7 गहरे लाल धब्बे हैं, जिसका मतलब है कि एक सच्चे ड्रैगन के खून की 7 बूंदें हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिटिल येलो सच्चे ड्रैगन के खून की इन बूंदों को अवशोषित करने के बाद अपनी जीवन शक्ति सार को कुछ बूंदों से बढ़ा सकती है? ये जियाओ ने जब ये सोचा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। ड्रैगन के खून की इन बूंदों का मतलब है कि वह हरा तरल प्राप्त कर सकता है जो ड्रैगन के खून को अवशोषित करने के बाद छोटी पीली का जीवन शक्ति सार है, और वह अपने मालिक को लिटिल येलो के जीवन शक्ति सार की मदद से ठीक करने में मदद कर सकता है। इंतजार। जैसे ही ये जियाओ ड्रैगन के खून की 7 बूंदें लेने के लिए आगे बढ़ी, उसने एक बहुत ही धीमी आवाज सुनी जिसने उसे इंतजार करने के लिए कहा। ये जियाओ रुक गया और उस युवा लड़की को देखने लगा जो उसके पास खड़ी थी। क्या तुम ही हो जिसने ये बर्फ का टुकड़ा खरीदा है? छोटी लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये बर्फ का टुकड़ा मेरा है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और यह कहने के बाद वह फिर से बर्फ के टुकड़े की ओर चला गया। क्या तुम जानते हो कि ये गहरे लाल धब्बे क्या हैं? युवा लड़की ने फिर पूछा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये जियाओ ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा। ड्रैगन के खून की ये 7 बूंदें बहुत लंबे समय तक यहाँ सील रहीं और इस वजह से ये गहरे लाल रंग के धब्बे जैसे दिखते थे, लेकिन असल में ये गहरे लाल रंग के धब्बे नहीं बल्कि खून की गहरे लाल रंग की बूंदें थीं। यह कोई साधारण ड्रैगन का खून नहीं था बल्कि सच्चे ड्रैगन का खून था। क्या तुम मुझे ड्रैगन के खून की एक बूंद दे सकते हो? जैसे ही ये जियाओ ने ड्रैगन की रक्त की बूंदों की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपने मन में ध्वनि संचरण सुना जो कि युवा लड़की द्वारा प्रसारित किया गया था। ये शियाओ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटी लड़की ड्रैगन के खून को पहचान लेगी। नहीं, हालांकि वह आश्चर्यचकित था, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे साफ मना कर दिया। जब ये जियाओ ने उसे मना कर दिया तो वह युवती हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ बिना किसी दूसरे विचार के उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद देने से मना कर देगा। अध्याय 169 झाओ किंग 8। मैं तुम्हें ड्रैगन के खून की एक बूंद के बदले में कुछ भी दे सकती हूँ। युवती ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पूछा और इस बार उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद मुफ्त में नहीं चाहिए थी। ये शियाओ ने फिर से उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसने फिर से उसे मना कर दिया। ड्रैगन के खून को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित करने के बाद उसकी नज़र एक कागज के टुकड़े पर पड़ी जो लगभग पारदर्शी दिख रहा था। लेकिन जिस चीज ने ये जियाओ का ध्यान खींचा वह ये था कि इस कागज के टुकड़े पर कमल का पैटर्न बना हुआ था। ये शियाओ ने तुरंत कागज के टुकड़े को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उस कागज के टुकड़े को देखे। हालांकि वह नहीं जानता था कि कागज का वह टुकड़ा क्या था, फिर भी उसे लगा कि कागज के उस टुकड़े में कुछ असाधारण बात थी, क्योंकि वह असली ड्रैगन के खून से सील किया गया था। जब ये जियाओ ने कागज का टुकड़ा हटा लिया तो उसने देखा कि बर्फ के टुकड़े की ऊपरी सतह पर बना कमल का पैटर्न, जो पहले से ही कई टुकड़ों में बदल चुका था, अब अचानक गायब हो गया। ये शियाओ ने अनुमान लगाया कि कमल का पैटर्न किसी तरह से पारदर्शी कागज के टुकड़े से संबंधित हो सकता है। जब ये जियाओ ने ड्रैगन के खून और पारदर्शी कागज के टुकड़े को संग्रहित किया तो दबाव तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब ये शियाओ ने अपने आसपास देखा तो उसने देखा कि कई अलग अलग तरह की नजरें उसे देख रही थीं। उसने देखा कि वे नजरें लालच से भरी थीं और 2 नजरें ऐसी भी थीं जो लालच और नफरत दोनों से भरी थीं। ये 2 नजरें हाओ यू और युन जियानर की ओर से उस पर निर्देशित थीं। ये शियाओ ने फिर मुड़कर उस युवती की ओर देखा जिसने ड्रैगन के खून की एक बूंद मांगी थी।
उसकी आंखों में लालच या घृणा का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में केवल निराशा थी। यदि उसके स्वामी न होते तो ये जियाओ ने उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद दे दी होती। क्या हम बात कर सकते हैं? युवती ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और अपने विचारों से जूझने के बाद आखिरकार उसने ये जियाओ से पूछा। ये जियाओ कुछ देर तक चुप रहा और अंत में अपना सिर हिलाया। वह उसे कुछ समय देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे उसकी आंखों में कोई लालच नहीं दिखा। वे दोनों शाही बगीचे से बाहर निकले और एक ऊंची और खूबसूरत दिखने वाली इमारत की ओर चल पड़े। शायद यह उस युवती की वजह से था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका पीछा करके बाहर निकल जाए। बर्फ और आग रेस्तरां। ये जियाओ ने रेस्तरां का नाम देखा और ऐसा नाम देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आइस एंड फायर रेस्तरां मेरी ग्रैंड जिया साम्राज्य का एक प्रसिद्ध रेस्तरां है। यह मुख्य रूप से अपनी लाल नीली वाइन के लिए प्रसिद्ध है जो आपको लौ की जलन और बर्फ की ठंडक का एहसास कराती है। युवती ने धीमी आवाज में कहा। ओह! ये जियाओ की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई जब उसने शराब के बारे में सुना। वे दोनों आइस एंड फायर रेस्तरां में दाखिल हुए और एक खूबसूरत युवती ने उनका स्वागत किया। आइस एंड फायर रेस्तरां में आपका स्वागत है प्यारे मेहमान, खूबसूरत युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। वह यहाँ की परिचारिकाओं में से एक थी। ये जियाओ के बगल में बैठी युवती ने एक काला कार्ड निकाला और उनका स्वागत करने वाली महिला को दिखाया। कृपया मेरे साथ हमारे वीआईपी कमरे में आइए। सुंदर युवती ने काला कार्ड देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जल्दी से युवती और ये जियाओ को आइस एंड फायर रेस्तरां के वीआईपी कमरे में ले गई। ये जियाओ ने अनुमान लगाया कि शायद वह युवती हाओ और यून परिवार जैसे बहुत बड़े और शक्तिशाली परिवार से संबंधित है। जब वे दोनों बैठ गए तो युवती ने ये जियाओ और अपने लिए कुछ व्यंजन और लाल नीली शराब का ऑर्डर दिया। जब अटेंडेंट ऑर्डर लेकर चला गया तो युवती ने कहा, मैं झाओ किंग रहूं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? ये जियाओ ने उसे अपना नाम बताया। वह युवती का नाम जानकर हैरान रह गया। उसका उपनाम झाओ युफेई के समान था, लेकिन ये जियाओ ने उन्हें नहीं जोड़ा क्योंकि झाओ युफेई एजियो ड्रैगन कंट्री के हेवन स्वॉर्ड सेक्स से थी जबकि झाओ किंग एयर ग्रैंड जिया साम्राज्य से संबंधित है। उन दोनों में बहुत अंतर था। झाओ किंग एयर ने अपना सिर हिलाया और इस समय व्यंजन भी परोसे गए। झाओ किंग र ने अपना घूंघट हटाया और ये जियाओ के सामने एक युवा महिला का बहुत ही खूबसूरत चेहरा प्रकट हुआ जो लगभग उसकी ही उम्र की थी। ये जियाओ को भी अपने और झाओ युफेई के बीच कई समानताएं महसूस हुईं। उसे इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उन दोनों का आपस में कोई संबंध होना असंभव है। वे दोनों खाने लगे। झाओ किंग र के खाने का तरीका बहुत ही मनमोहक था। ये शियाओ को लगा कि वह खुद पर नियंत्रण खो देगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और खाना शुरू कर दिया। झाओ किंग एयर पूरे समय चुपके से ये जियाओ को देख रही थी ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके और उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद उसने चुपके से अपना सिर हिला दिया। मुझे ड्रैगन के खून की एक बूंद की जरूरत है और संयोग से आपने बर्फ के टुकड़े को काट दिया और ड्रैगन का खून प्राप्त कर लिया। झाओ किंग एयर ने ये जियाओ को देखा और थोड़ी देर बाद कहा। ये शियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर हिलाया और खाना जारी रखा। मुझे ड्रैगन के खून की एक बूंद चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? ड्रैगन के खून की कुल 7 बूंदें थीं। अगर तुम मुझे इसकी एक बूंद भी दे दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा। ये देखकर कि ये शियाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने फिर से ड्रैगन के खून की एक बूंद मांगी। तुम्हें ड्रैगन के खून की एक बूंद की क्या जरूरत है? ये जियाओ ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने वह सवाल पूछा जो वह पूछना चाहता था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद की क्या जरूरत होगी। मैं नहीं कह सकती, मुझे खेद है। झाओ किंग र ने अपना सिर हिलाया और ये बताने से इनकार कर दिया कि उसे ड्रैगन के खून की आवश्यकता क्यों थी। अध्याय 170 लाल नीली शराब। ये शियाओ ने फिर कुछ नहीं पूछा। उसने खून की एक बूंद निकाली और उसे दे दी। धन्यवाद। झाओ किंग र ने उत्साह से ये जियाओ से असली ड्रैगन के खून की बूंद ली और उसे धन्यवाद दिया। ये शियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपना सिर हिलाया और खाना जारी रखा। उसने झाओ किंग र को ड्रैगन के खून की एक बूंद दी क्योंकि उसे लगा कि यह लड़की इतनी बुरी नहीं है और वह झाओ युफेई से भी मिलती जुलती है। यद्यपि झाओ किंग र ने उसे यह बताने से इनकार कर दिया कि उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद की आवश्यकता क्यों है, लेकिन इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हर किसी का अपना रहस्य होता है। ये जियाओ के पास खुद एक बड़ा रहस्य है, इसलिए झाओ किंग र के लिए भी एक रहस्य रखना असंभव नहीं है।
खाने के बाद उसने शराब के जार को देखा जिसका मुंह बंद था। यहाँ शराब का सिर्फ एक जार था। उसने झाओ किंग र को देखा और पाया कि वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी और ड्रैगन के खून की बूंद को देख रही थी जो ये जियाओ ने उससे दी थी। मिस झाओ, क्या आप एक कप वाइन पीना चाहेंगी? ये शियाओ को लगा कि अगर वह झाओ किंग एर से नहीं पूछेगा और अकेले शराब पिएगा तो यह अशिष्टता होगी। नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगा। युवा स्वामी, मैं अब विदा लेता हूं। यदि आपको ग्रैंड जिया साम्राज्य में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझसे मिलने के लिए शाही महल में आ सकते हैं। झाओ किंग र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ये जियाओ ने उसे जाने से नहीं रोका। झाओ किंग र ने फिर से अपना घूंघट पहना और चली गई। दूसरी ओर ये जियाओ ने शराब के जार को देखा। उसी क्षण जैसे ही उसने जार को सील करने वाले कपड़े के आवरण को हटाया, जार से शराब की सुगंध का एक झोंका निकला और उसके चेहरे पर आ गया। शराब की सुगंध को गहराई से सूंघने के बाद ये जियाओ थोड़ा कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की लालिमा दिखाई दे रही थी। सुगंध समृद्ध है लेकिन नाक को परेशान नहीं करती है। यह मजबूत है लेकिन भारी नहीं है। ये जियाओ ने पहले ही शराब की सुगंध को सूंघने के बाद एक मूल्यांकन किया था और थोड़ा खुश था। ये शियाओ ने लाल नीली शराब का आधा हिस्सा एक बड़े गिलास में निकाला। शराब का रंग आधा लाल और आधा नीला था। आइस एंड फायर रेस्तरां द्वारा उत्पादित वाइन से जैसी उम्मीद थी, रेड ब्लू वाइन अपने नाम के अनुरूप थी। ये वास्तव में लाल और नीली थी। ये शियाओ ने लाल नीली वाइन से भरा बड़ा गिलास अपनी नाक के पास लाया और गहरी सांस ली। शराब की समृद्ध और गाढ़ी सुगंध ने तुरंत उसकी नाक की गुहाओं को भर दिया। शराब का एक घूंट पीने से पहले ही उसके मुंह में लार आ गई थी और वह थोड़ा नशे में था। एजो ड्रैगन कंट्री में और यहां तक कि गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री के फीनिक्स रेस्तरां में भी उसने कई तरह की शराब पी थी, लेकिन उसे वह एहसास नहीं हुआ जो वह अभी शराब की सुगंध को सूंघकर महसूस कर रहा था। ये शियाओ ने उत्सुकता से वाइन का गिलास उठाया और उसे अपने होठों तक लाया। जैसे ही वाइन उसके मुंह में गई, उसने उसकी जीभ को ढांक लिया और तुरंत उसके गले से नीचे बहने लगी। उसके पूरे शरीर में ठंड का एहसास फैल गया। फिर अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसके पेट में आग की लपटें जल रही हों। जब लपटें उसे घेरने ही वाली थीं, तो उसे एक बार फिर ठंड का एहसास हुआ। गर्मी और ठंड लगातार बदल रही थी। क्या बढ़िया वाइन है! ये शियाओ ने खुशी से भरे चेहरे के साथ अपने होठों को चटकाया। हालांकि उसे वाइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह अब तक की सबसे अच्छी वाइन थी जिसे उसने चखा था। हालांकि स्वाद तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत तीव्र था। पीने की इच्छा को दबाते हुए ये जियाओ ने जल्दी से अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और उस भारी भावना को शांत किया जो उसने लाल नीली शराब का एक गिलास पीने के बाद महसूस की थी। जार में अभी भी लगभग एक गिलास शराब बची हुई थी। उसने इंतजार नहीं किया और एक बार फिर गिलास को लाल नीली शराब से भर दिया। शराब पीने के बाद ही उसे समझ में आया कि इस शराब को लाल नीली शराब क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं था कि इसका रंग लाल और नीला था, बल्कि इसलिए था कि शराब से आग की जलन और बर्फ की ठंडक का एहसास होता था। बाकी शराब पीने के बाद ये जियाओ उठकर चला गया। उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि झाओ किंग रा ने पहले ही बिल चुका दिया था। उन्होंने आइस एंड फायर रेस्तरां छोड़ दिया और ग्रैंड जिया एम्पायर की सड़कों और बाजार में घूमना शुरू कर दिया। कुछ भी दिलचस्प न पाकर ये शियाओ उड़ते हुए जहाज पर वापस आ गया। जब उसने उड़ते हुए जहाज पर कदम रखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद टोंग नियान अपने दादा के साथ बाहर गई होगी। वह अपने कमरे में पहुंचा और गेट बंद करने के बाद वह स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय मोती में प्रवेश करने के बाद उसने लिटिल येलो को बुलाया और उसे ड्रैगन के खून की 6 बूंदें दी। सच्चा ड्रैगन का खून! जब लिटिल येलो ने ड्रैगन का खून देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। तुम्हें ड्रैगन का खून कहाँ मिला? उसने तुरंत पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यहाँ मुख्य बात यह है कि मैंने ड्रैगन का खून प्राप्त किया और तुम्हें दे दिया। अब जल्दी करो और उन्हें अवशोषित करो ताकि तुम मुझे अपने जीवन शक्ति सार की कम से कम 2 या 3 बूंदें दे सको। तो तुमने मुझे ड्रैगन का खून दिया ताकि तुम मेरा जीवन शक्ति सार प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने जीवन शक्ति सार की 1 बूंद से ज्यादा नहीं दूंगा। लिटिल येलो ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सिर्फ 1 बूंद? लेकिन मैंने तुम्हें ड्रैगन के खून की 6 बूंदें दी। इसके अलावा मैंने तुम्हें जो दिया वह कोई साधारण ड्रैगन का खून नहीं बल्कि असली ड्रैगन का खून है। ये जियाओ को लगा कि लिटिल येलो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह लिटिल येलो से बहस करने से खुद को नहीं रोक सका।
वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यह अनुचित है।